Hello everyone, I hope you are doing well. So in this particular session we'll be talking about service quality and its measurement. हर marketer कहीं ना कहीं अपनी services का feedback चाहता है and for that feedback he needs to measure the quality of the services. आपको अपने services की quality को measure करना पड़ेगा, तो इस पूरे session में हम उसके बारे में बात करेंगे कि उसके dimensions क्या होते हैं और उसको कैसे measure किया जाता है. Let's talk about the basic problem statement. So as already discussed, services are intangible in nature and that's why it is quite difficult to measure service quality. Obviously in the case of goods, it is physically present in front of customers, and that is why it is always easy to take feedback from the customers. But in the case of services, it is very intangible in nature and that's why it is very difficult to measure service quality. Service quality को measure करना बहुत मुश्किल है. Every company tries to standardize its services with well-defined process, but due to its dependence on people and physical evidence, it is very difficult to set a standard for the services. हर कंपनी चाहती है कि उसका सर्विस स्टैंडर्डाइज हो जाए. स्टैंडर्डाइज होने का मतलब क्या है कि जितनी बार कस्टमर आपके सर्विसेज को अवेल करे उतनी बार उसका एक्सपीरियंस सेम हो जाए. अगर आपने एक बार उसको अच्छी सर्विस दी है तो आप बार बार उसको अच्छी सर्विस दे सके. बट किसी भी सर्विस को स्टैंडर्ड करना इतना आसान नहीं है. इसके दो रीजंस हैं. पीपल, एक तो आप लोगों को स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते. ऑब्वियसली दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन सर्विसेज एंड वी नो दैट सर्विस इज कंप्लीटली डोमिनेटेड बाय पीपल. एंड इवन द फिजिकल एविडेंस को भी स्टैंडर्डाइज करना इतना आसान नहीं है. ऑल्दो आप एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, दैट इज प्रोसेस, जो हर कंपनी करती है. तो वो प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करती है, जिससे वो ये एक्सपेक्ट करती है कि एटलीस्ट जो पीपल का वेरिएशन है वो कम से कम कवर अप हो जाए. देन एन आइडिया केम. ऑब्वियसली सर्विस क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाए, ये काफी टाइम से हिस्ट्री में लोग ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे मेजर किया जाए. Parshuram, Jethmal and Berry conducted a research in 1988 and reported the quality of services always assessed in service delivery. तो बेसिकली ये तीन लोग हैं, परशुरामन, जेथमल एंड बेरी. दे कंडक्टेड अ रिसर्च ऑन 1988 ऑन सर्विसेज एंड उन्होंने उनकी जो मेजर फाइंडिंग्स थी वो ये फाइंडिंग्स थी कि जो क्वालिटी की सर्विस की जो क्वालिटी होती है ना, वो हमेशा डिलीवरी के टाइम पे असेस होती है. उससे पहले उतनी असेसमेंट नहीं होती उसकी, लेकिन जिस पॉइंट पे वो डिलीवर हो रहा होता है उस टाइम पे आप उसको मेजर कर सकते हैं. सर्विस डिलीवरी रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट where marketer has a chance to satisfy or dissatisfy the customer, a moment of truth. अब obviously एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि सर्विस में एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जो प्रोवाइडर होता है और जो कस्टमर होता है उसके बीच में एक कॉन्टैक्ट होता है, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम मोमेंट ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं. और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किस तरह का है, उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से कस्टमर डिसाइड करता है कि वो सर्विस से सेटिस्फाई हुआ या वो डिससेटिस्फाई हुआ. दे डिफाइंड द कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट with regards to service as by comparing the perception of the service received with the expectation of the service desired. Satisfaction को कैसे कैलकुलेट किया सर्विस के केस में, उन्होंने कंपेयर किया कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अगेंस्ट कस्टमर क्या परसीव कर रहा है, उसकी परसेप्शन किस तरह की है. तो इन दोनों पैरामीटर्स को लेकर उन्होंने फाइनली कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश की इन द केस ऑफ सर्विसेज. एक तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है, दूसरा उसकी परसेप्शन कैसी है टुवर्ड्स द सर्विस. दे डेवलप्ड अ टूल इन 1988 एंड दैट वाज बेस्ड ऑन 5 डायमेंशंस व्हिच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टूल कॉल्ड एज सर्वोक्वल. तो फाइनली उन्होंने एक टूल बनाया दैट इज कॉल्ड एज सर्वोक्वल स्केल. और उस सर्वोक्वल स्केल में बेसिकली 5 डायमेंशंस थे सर्विसेज के, जिसके ऊपर उन्होंने सर्विस क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश की. लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 डायमेंशंस. द फर्स्ट वन वाज रिलायबिलिटी, second was called assurance, third was responsiveness, fourth empathy and the fifth one is called tangibles. These were the 5 dimension जो उन्होंने कहा कि सर्विस क्वालिटी के डायमेंशंस हैं बेसिकली. सो दे आर कॉल्ड एज सर्वोक्वल मॉडल. सर्वोक्वल मॉडल बनाया गया एक, और उस सर्वोक्वल मॉडल के थ्रू उन्होंने सर्विस क्वालिटी को मेजर करने की कोशिश की. So let's talk about the first dimension and that's called reliability. अब reliability क्या होती है? The ability of the marketer to develop promised services precisely and consistently again and again is called reliability. Reliability क्या होती है वो बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में हम समझते हैं, that's called consistency. कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपको अगर कंसिस्टेंटली सेम तरह से सर्विस को प्रोवाइड करता है अगेन एंड अगेन, उतने ही प्रिसाइजली आपको सर्विस को प्रोवाइड करता है अगेन अगेन, हम कह सकते हैं कि वो सर्विस रिलायबल है. कस्टमर वांट्स कंसिस्टेंट सर्विस एज दिस जनरेट्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट फॉर मार्केटर्स. आप हिट एंड ट्रायल्स में नहीं चल सकते, इसीलिए कस्टमर हमेशा सर्विस प्रोवाइडर से बिल्कुल डॉट कंसिस्टेंसी चाहता है. कंसिस्टेंसी का मतलब है
Every time whenever he experienced your services should be very precise, very consistent. एक गुड एग्जाम्पल लेते हैं और एक बैड एग्जाम्पल लेते हैं. द गुड एग्जाम्पल इज कॉल्ड एज JR Central फ्रॉम जापान. जापान में एक कंपनी है कॉल्ड एज JR Central जो बेसिकली वहां के सारे रेलवे नेटवर्क को देखती है. और जापान की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जापान में कभी भी ट्रेन बहुत ज्यादा लेट नहीं होती. इनफैक्ट कुछ ट्रेन ने तो वहां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कभी लेट हुई ही नहीं है जब से उन्होंने स्टार्ट किया है उस ट्रेन को. And that is the reason why people can rely on that service of their train services. वहां के लोग वहां के ट्रेन सर्विसेज पे रिलाई कर सकते हैं. एक बैड एग्जांपल की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडियन रेलवेज. हम सब ने इंडियन रेलवेज में ट्रैवल किया है. इंडियन रेलवेज की एक बहुत अच्छी खासियत है कि हमारी रिलायबिलिटी इतनी पुअर है कि आप किसी को भी सही टाइम नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली आप पॉइंट ए से पॉइंट बी कितने टाइम में पहुंचने वाले हैं. और इसके लिए हम कभी शर्मिंदा भी नहीं होते कि हमारी ट्रेन लेट हो रही है. 2-4-5 घंटे लेट होना तो हमारे यहाँ पर एक मतलब नॉर्मल ट्रेंड है भाई कि ये तो लेट हो ही जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई. बट जापानीज कल्चर में व्हाट दे सी इज JR Central, इवन दे इफ अगर उनकी ट्रेन 1 मिनट के लिए भी लेट हो जाती है तो JR Central को फाइन भरना पड़ता है टू द जापानीज गवर्नमेंट. देन सेकंड डायमेंशन इज कॉल्ड एश्योरेंस. अगर आपकी सर्विस कंसिस्टेंट है बहुत अच्छी बात है. अब एश्योरेंस के बारे में बात करते हैं. The ability of the employees' knowledge and courtesy and their capabilities to inspire trust and confidence among customers. Again, employee आ गया मतलब people आ गए. जैसे मैंने आपसे कहा था कि सर्विसेज के केस में क्या होता है, कई बार कस्टमर को ज्यादा कुछ पता नहीं होता तो वो क्या करता है, एम्प्लॉइज से बार बार इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है. तो जो एम्प्लॉय है वो कितना नॉलेजेबल है, कितना वो कर्टसी से कस्टमर के साथ बात कर रहा है और किस तरह से वो कस्टमर को डील कर रहा है सो दैट कि कस्टमर में एक कॉन्फिडेंस बढ़े, एक ट्रस्ट बढ़े टुवर्ड्स द सर्विस. तो एक एश्योरेंस जनरेट कराने वाला कौन है, वो पर्सन है, वो पीपल है. तो पीपल आर द वन हु एश्योर कस्टमर्स दैट दिस सर्विस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू. सर्विस प्रोवाइडर मस्ट कम्युनिकेट देयर एक्सपर्टीज एंड कॉम्पिटेंसीज बिफोर दे डू द वर्क. कई बार आपको सर्विस प्रोवाइडर को इवन बिफोर द कस्टमर हैज नॉट एक्सपीरियंस द सर्विस, उससे पहले ही आप कोशिश कर सकते हैं कस्टमर्स को यह बताने के लिए कि उनके एम्प्लॉयज कितने ज्यादा ट्रेंड हैं और कितने ज्यादा एक्सपर्टीज वो रखते हैं. फॉर एग्जांपल आप कभी अगर डीकैथलॉन के स्टोर में जाओगे, ऑब्वियसली वो एक प्रोडक्ट का स्टोर है बट स्टिल वहां के जो एम्प्लॉय की सर्विस है वो उसको और इनहांस करती है. तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो सभी लोग स्पोर्ट्स के फील्ड में उन्होंने कुछ अचीव किया है, दैट्स व्हाई दे आर वर्किंग ओवर देयर. तो आप देखोगे वहां पर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं जहां पर उनके अपने ही एम्प्लॉयज के एक्सपर्टीज, उनके अचीवमेंट्स सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है, जिससे कि आपको पहले ही आइडिया लग जाता है कि आप जिससे बात करने जा रहे हो, जिस एम्प्लॉय से बात करने जा रहे हो, उसको उस फील्ड के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है. दिस कैन बी डन बाय मेनी वेज. बहुत तरीके से ये किया जा सकता है. किस तरीके से किया जा सकता है, डिस्प्लेइंग इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन और बैचेस और बटन्स worn by the employees. कई बार आप एम्प्लॉइज को बैचेस देते हो, सर्टिफिकेशन देते हो और वो बैचेस को लेकर घूम रहे होते हैं, पहनकर घूम रहे होते हैं, जिससे कि कस्टमर उन बैचेस को देख करके वो एश्योर हो सकता है कि जो कस्टमर है वो बहुत एक्सपर्टीज रखता है. फॉर एग्जांपल आप जिम में चले जाओ, अब जिम में देखोगे जो जिम की जो ट्रेनर्स होते हैं उनको जो आप यूनिफॉर्म देते हो उस पर उनकी सर्टिफिकेशंस कई बार लिखी होती हैं कि उन्होंने बेसिकली क्या क्या डिग्री में पढ़ाई की है और वो यहाँ पर किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं. तो उससे कहीं ना कहीं एश्योरेंस जनरेट होती है कि आप ये जो ट्रेनर होगा वो काफी अच्छा होगा. The second thing is you can include the certification logos on emails, letters and reports also. कंपनी जो भी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जो भी मेल अपने कस्टमर को भेजती है, आप उसमें भी अपने एम्प्लॉयज की सर्टिफिकेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं, उनके एक्सपर्टीज के बारे में बता सकते हैं. कहीं ना कहीं कस्टमर्स में एक बहुत ज्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा टुवर्ड्स द सर्विस. थर्ड डायमेंशन इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस. व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? रिस्पॉन्ड क्विकली, प्रॉम्प्टली, रैपिडली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली. सिंपल. कस्टमर अगर किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी भी तरह की क्वेरीज के साथ आया है, चाहे वो बहुत सिंपल क्वेरी हो, चाहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो, यू नीड टू रिस्पॉन्ड एज क्विकली एज पॉसिबल. यू कैन नॉट डिले थिंग्स इन सर्विसेज. कस्टमर डोंट वांट टू वेट फॉर अ लॉन्गर फॉर देयर क्वेरीज टू बी रिजॉल्व. कस्टमर वेट नहीं करना चाहता, कस्टमर बहुत इंपल्सिव होता है. कई बार कस्टमर ने आपको पे कर दिया है ऑलरेडी एंड दैट्स व्हाई अगर आप उसकी क्वेरीज को हैंडल नहीं करेंगे तो वो आपके बारे में काफी नेगेटिव बातें करेगा. रिस्पॉन्सिवनेस इज मोर देन 1/5 ऑफ देयर सर्विस क्वालिटी असेसमेंट. जो परशुराम ने अपना स्केल बताया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो 1/5 कवर कर देता है सर्विस क्वालिटी को. अगर आप रिस्पॉन्सिव हैं, आप इमीडिएटली एक्शन ले रहे हैं, आप इमीडिएटली उनको बता रहे हैं. फॉर एग्जांपल आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं. इंडियन रेलवेज रिलायबल नहीं है, हम सबको ये पता है, उसका एग्जांपल मैंने आपको कोट भी कर दिया. अब ऑब्वियसली आपको ये नहीं पता कि आपकी ट्रेन कितने बजे आने वाली है, वो ट्रेन डिले हो गई है. लेकिन अगर आप
इंक्वायरी सेंटर में जाते हैं और अगर सामने वाला आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है और एग्जैक्ट टाइम बता देता है तो काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारी कस्टमर क्वेरीज इजीली हैंडल हो जाती है और कस्टमर फिर भी सेटिस्फाइड फील करता है। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन सर्विस क्वालिटी। Service provider must report their response time to the customers so that the customer expectations based on the communication। एक सिंपल सी बात है, अगर आप प्रायरली ही कस्टमर को बता देंगे कि आप कितने टाइम में उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल बहुत जगह पे लिखा होता है कि हम 24 आवर्स में आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, 48 आवर्स में रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर आप ये प्रायरली कस्टमर को बता देंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर भी उतना ही एक्सपेक्ट करेगा कि आपके वो, अगर कस्टमर ने कोई क्वेरी जनरेट की है तो उसको 24 आवर्स में या 48 आवर्स में आपकी तरफ से कोई मेल उसको चली जाएगी। तो आप डेफिनेटली उसको कम्युनिकेट कर दें सो दैट कि, और यहां पर मैं एक और बात बताता हूं, ओवर प्रॉमिस मत करें क्योंकि एग्जैक्टली आप उसको पूरा कर नहीं पाएंगे फाइनली और उससे कस्टमर और डिससेटिस्फाई होगा। तो कभी भी ऐसा ना करें क्योंकि अमेजन ने ऑलरेडी इसका नुकसान इंडिया में काफी देखा है। इनिशियली जब अमेजन इंडिया में स्टार्ट हुआ तो वो लोगों को, कस्टमर को खुश करने के लिए उसने कह दिया 2 दिन में डिलीवरी होगी, 3 दिन में डिलीवरी होगी, और वो उतने जल्दी डिलीवर नहीं कर पाया जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और कंपनी को काफी लॉस हुआ। उससे बेटर है कि आप क्लियरली बता दें कि भाई 8 दिनों में ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, उससे पहले डिलीवर नहीं हो सकता। उस कम्युनिकेशन से कस्टमर ऑटोमेटिकली रिलैक्स फील करेगा और उसको पता है कि 8 दिनों के बाद ही ये प्रोडक्ट हमें मिलने जा रहा है। द फोर्थ वन इज कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है? The ability of the service provider to provide care and individual attention to the customer। कस्टमर बहुत पर्सनलाइज्ड सर्विसेज खोजता है, खासकर अगर वो लग्जरी सर्विसेज को अवेल कर रहा है तो वो हमेशा चाहता है कि सर्विसेज जो है उसके हिसाब से कस्टमाइज की जाए, और उसमें एम्प्लॉइज का फिर रोल आ जाता है बिकॉज दे आर द वन हु प्रोवाइड द सर्विसेज, दे आर द वन हु नीड टू प्रोवाइड दोज इंडिविजुअल अटेंशन टू द कस्टमर, दे आर द वन हु नीड टू प्रोवाइड द केयर ऑन द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। तो ये सारी चीजें आपको एम्प्लॉइज को ही करनी है और उनका एम्पैथी बिहेवियर सर्विस प्रोवाइडर के सर्विसेज को बहुत इनहांस कर सकता है। लेट्स टॉक अबाउट एन एग्जांपल। इफ एन एम्प्लॉय व्हाइल हैंडलिंग अ क्वेरी कीप स्माइलिंग, मेक आई कॉन्टैक्ट और आस्क द कस्टमर इफ देयर इज एनीथिंग एल्स व्हिच दे कुड डू फॉर देम। एक सिंपल सा एग्जांपल है, कई बार कस्टमर आपसे कुछ ऐसी कंप्लेंट करता है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एम्प्लॉय को ये पता होता है कि वो इस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, वो स्माइल कर सकता है, वो आपको बार बार ये पूछ सकता है कि सर मैंने आपके क्वेरी को रजिस्टर कर लिया है, मैं कोशिश करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल मैं इसको सॉर्ट आउट कर दूं, और मैं आई कांटेक्ट में आप मिलाकर कस्टमर से बात करें। ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेटिस्फाइड फील करता है। क्योंकि कई बार ऐसा नहीं होता कि कस्टमर को भी ये पता होता है कि ये प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो सकती, तो उतना वेट वो कर सकता है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली डील आउट नहीं करेंगे तो वो काफी इंपल्सिव हो जाएगा और आपके बारे में बहुत नेगेटिवली परसीव करेगा। This may not solve the problem, but it may cool down the customer and give them an impression that the marketer do care for their loss। कई बार अगर कुछ लॉस हो गया कस्टमर का, फॉर एग्जांपल कोई एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा था, उसका बैग खो गया या किसी और लोकेशन पे चला गया उसका बैग, अब एक लॉस हो गया है, आपसे गलती हो गई है, तो कहीं ना कहीं आपको अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी कस्टमर को। अगर आप अपॉलोजाइज कर देते हैं, आप उसके प्रॉब्लम को इमीडिएटली तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट उस अपॉलॉजी से और उस इंस्टेंटली रिएक्ट करने से या एक एम्पैथी रखने के लिए कस्टमर के लिए, अगर आप उसके लिए कंपनसेट कर देते हैं उसको, तो कस्टमर्स काफी सेटिस्फाई फील करता है फ्रॉम द मार्केटर। द फिफ्थ डायमेंशन इज कॉल्ड द टैंजिबल डायमेंशन। टैंजिबल्स क्या है? इवन दो दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन बट अपीयरेंस डू मैटर। हम सबको पता है कि सर्विस में वन ऑफ द पीज वाज फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मीन्स एनीथिंग विच इज फिजिकली प्रेजेंट। टैंजिबल का भी मतलब वही है, द थिंग्स विच आर टैंजिबली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर व्हाइल ही इज एक्सपीरियंसिंग अ सर्विस। Service provider will still want to make certain their employees' appearance, uniform, equipment and work areas of site, closet, service office look good। कहीं ना कहीं सर्विसेज हो सकता है इन सब चीजों से डायरेक्टली कुछ भी उसका रिलेशन ना हो, लेकिन फिर भी एक एम्प्लॉय का अच्छा दिखना, प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ चलना, उस यूनिफॉर्म में रहना, ये सारी चीजें टैंजिबल्स का पार्ट है और उन सब का अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है फॉर सर्विस पर्सपेक्टिव। The danger is for provider is to make everything look sharp and then fall short of reliability and responsiveness। टैंजिबल के साथ मेनली प्रॉब्लम क्या हो जाती है? फॉर एग्जांपल आपके टैंजिबल्स बहुत अच्छे हैं, आपने फिजिकल एविडेंस इतना अच्छा दिखा दिया कि अब कस्टमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप सर्विसेज बहुत अच्छी देने जा रहे हैं, लेकिन जब आपने सर्विसेज दी तो ना तो आप रिस्पॉन्सिव थे, ना तो आपके पास एम्पैथी थी कस्टमर के लिए, और आपकी रिलायबिलिटी भी बहुत पुअर थी।
अगर ऐसा हुआ तो आपकी सर्विसेज की टेंजिबल्स भी कुछ काम नहीं करेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे it is the service which is more important than anything else in terms of. So I hope all the 5 dimensions are clear. इस सर्विस क्वालिटी का जो स्केल है वो भी मैं आपके गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप देख सकते हैं कि किस तरह से परशुराम ने इन 5 डायमेंशंस को मेजर किया था. So thanks for watching. I hope you enjoyed this particular session on service quality. We will be meeting in the next session very soon.